हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। जो p और q है, ठीक, ये पूर्णांक संख्या है, और q यानी कि जो हर है इसका, वो q मतलब कि जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं शून्य को? तो आप इसे समझिए ऐसे कि अगर हम केवल शून्य की बात करें, केवल शून्य की, तो इसे शून्य को सम संख्या के कैटेगरी में रखा गया है, सम संख्या के कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन फिर भी ये शून्य जो है वो पूर्ण संख्याओं में भी गिना जाता है और पूर्णांक संख्याओं में भी गिना जाता है, मतलब ये तीनों संख्याओं में आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो शून्य है वो पूर्ण संख्याओं में भी आएगा और पूर्णांक संख्याओं में भी आएगा। ठीक, और सम संख्या में तो है ही, तो आप उसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप इसे ऐसे समझिए कि अगर शून्य है तो इसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे कि अगर इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो आप एक मान सकते हैं या फिर एक होता ही है। ठीक, और जब ये एक हो गया तो ये p/q के रूप में हो गया। ठीक है, p/q के रूप में ये हो गया, यानी कि जो शून्य का मान है वो p है। ठीक है, और जो 1 का मान है वो q है। कंडीशन हमारी थी कि जो q है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये जो q का मान है हम एक रखे हैं वो शून्य नहीं है, तो ये p/q के रूप में हो गया। और जब p/q के रूप में हो गया तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। अब आप शून्य को जरूरी नहीं है कि केवल शून्य के बटे में एक ही हो, शून्य के बटे में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं तो भी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि शून्य के बटे में आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक, शून्य के बटे में आप 4 भी ले सकते हैं, शून्य के बटे में आप 6, ठीक, शून्य के बटे में 15, शून्य के बटे में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, कोई भी संख्या ले लीजिए, बस वो q का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि जो 3 और 4 है वो एक प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या में भी दोनों आता है, पूर्ण संख्याओं में भी आता है और पूर्णांक संख्याओं में भी आता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्याएं जो है ना वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब ये जो 3 और 4 है ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस परिमेय संख्या यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 और परिमेय संख्या निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन इसे आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? पहला, तो आप 3 और 4 के बीच में कैसे संख्या निकालेंगे परिमेय संख्या? या तो वो 3.1 ऐसे लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.7, 3.8। ठीक, इसमें से आप कोई भी 6 संख्याएं लिख सकते हैं। 3.9 भी इसमें आएगा क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में ही संख्याएं हैं। तो ये तो हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल आप कैसे हल कर सकते हैं इसे? कि 3 और 4 के बीच में तो वैसे कोई संख्या होती नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये p/q के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तब आपको इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो निकालने में आसानी होगी। तो आप इसके अंश में 10 से गुणा करा दीजिए। लेकिन अगर आप अंश में 10 से गुणा करा रहे हैं तो आपको हर में भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हर में भी 10 से गुणा करा दीजिए। उसी प्रकार से आप 10 में भी गुणा करा दीजिए, 4 में भी गुणा करा दीजिए 10 का, और 1 में भी 10 का गुणा करा दीजिए। तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 30/10 और ये 40/10। अब आप इन संख्याओं के बीच में 6 या फिर अधिक से अधिक 9 संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे? कि अगर 30/10 है तो आप 31/10 लिख सकते हैं। ये भी 30 और 40 के बीच में ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार से आप
32/10 लिख सकते हैं, 33/10 लिख सकते हैं, 34/10 लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। ठीक, ये भी संख्याएं जो हैं वो 30/10 और 40/10 यानी कि 3 और 4 के बीच की संख्याएं हैं। ठीक, तो आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये तो पहले से ही P/Q के फॉर्म में है। ठीक, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि इनके बीच में भी आप 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो आप देखिए इसे कैसे निकालेंगे आप, 3/5 और किसके बीच, 4/5 के बीच। तो ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, इसके बीच में निकालना थोड़ा आसान हो जाएगी, बीच की संख्याओं को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप 5 संख्या निकालना है, 5 संख्याओं को हमें निकालना है, तो आप इसमें 10 से गुणा करा दीजिए अंश में। और अगर 10 से गुणा अंश में कराएंगे तो हर में भी कराना पड़ेगा आपको। ठीक, इस प्रकार से इसमें 10 से गुणा करेंगे अंश में और हर में भी गुणा कराना पड़ेगा आपको। तो ये संख्या कौन सी बन जाएगी, 30/50 और ये 40/50। अब इसके बीच में आपको 9 संख्याएं निकल जाएंगी। आपसे पूछा है 5, तो आप उस 9 संख्या में से 5 कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 30/50 और 40/50 के बीच की होनी चाहिए। तो 31/50 आप लिख सकते हैं, ये भी तो इसके बीच में ही आएगा। 32/50 लिख सकते हैं, ये भी इसके बीच में आएगा। 33/50 लिख सकते हैं, ये भी इसके बीच में ही आएगा। 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। तो ये जो संख्याएं हैं वो 30/50 और 40/50 के बीच की संख्या है। आप इसमें से कोई भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं 10 से गुणा करा रहा हूँ, ठीक, तो आप भी 10 से गुणा कराएं। आप किसी भी संख्या से गुणा करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन समान संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपसे 5 संख्याओं की जगह 15 संख्याएं, 20 संख्याएं भी पूछ सकता है, तो थोड़ा हम बड़ी संख्या से गुणा कराएंगे, तभी इसमें और भी ज़्यादा संख्याएं, जैसे इसमें 10 संख्याएं मिल रही थी, तो आप बड़े संख्या से गुणा कराएंगे तो ज़्यादा संख्याएं इसमें मिलेंगी। ठीक, अगर आपसे ये क्वेश्चन थोड़े बड़ा करें, तो जैसे में 10 पूछ दे, 10 परिमेय संख्या निकालिए, 30 परिमेय संख्या निकालिए, तो उस कंडीशन में आप थोड़ी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। आइए अब हम चौथे और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, इसमें ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इसे पहले जान लीजिए। तो 1 से स्टार्ट होगी, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही गिनती करते करते इनफाइनाइट तक चलती चली जाती है। ठीक, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो ये बस प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है और शून्य को जोड़ने के बाद ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही ये संख्या इनफाइनाइट तक चलती चली जाएंगी। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्या हैं वो इसमें दिख रही हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी ये सभी संख्याएं, क्या इन सभी संख्याओं को आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। क्यों, कैसे कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या में जो सभी संख्याएं दिख रही हैं वो आप पूर्ण संख्याओं में भी देख रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यानी नेचुरल नंबर, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि आप ऐसा तो है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं हैं वो इसमें दिख रही हैं, लेकिन ये जो शून्य है ये इसमें प्राकृतिक संख्या में यानी नेचुरल नंबर में नहीं दिख रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं होती हैं लेकिन सभी नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें शून्य भी आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक,
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें क्या था कि ये सत्य है और आप लोग इसका कारण जान चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें शून्य भी होता है, धनात्मक की संख्याएं भी होती हैं और साथ साथ इसके ऋणात्मक की संख्याएं भी होती हैं। इसे आप शून्य लिख दीजिए और धनात्मक संख्याएं यानी कि 1, 2, 3, 4 ये तो ये धनात्मक संख्या है। फिर उसके बाद ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलती चली जाएगी जो कि धनात्मक संख्या है। अब इसके पीछे की भी दुनिया है यानी माइनस की दुनिया, उसे ही ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या को आप कैसे लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 इसी प्रकार से माइनस इनफाइनाइट तक चलती चली जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका पूर्णांक संख्या। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यही तो होती है संख्याएं जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया है। ये संख्या 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं, ये जो संख्याएं ऊपर वाली, क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि क्या आप इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि 0 से लेकर इसमें इनफाइनाइट 0 से लेकर और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो सभी तो आप इसमें यानी पूर्ण संख्या में देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसकी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो इसमें पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कथन जो है असत्य हो गया, असत्य, ठीक है। वजह भी आप इसके जान चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो जिन संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बस क्या, ये जो Q है वो शून्य नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू शून्य, क्योंकि अगर आप इसे शून्य बना देंगे, शून्य लिख देंगे, तो इसमें आप भाग देने पर इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस इसीलिए Q का मान शून्य नहीं लिखते हैं। तो ये तो होगी परिमेय संख्या। इसे आप उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी ऐसे समझिए, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक। और उसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और सभी पूर्णांक संख्याएं, ठीक, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। सभी सम संख्याएं जो हैं वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। सभी विषम संख्याएं जो हैं वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। सभी भाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक, ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। साथ साथ इसमें 2/3 भी आप लिख सकते हैं, 1/5 में लिख सकते हैं, 3/7 में लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे भी आप संख्याएं लिख सकते हैं। तो मतलब कि वो भी P/Q के फॉर्म में है, तो मतलब वो भी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्याओं की क्या कंडीशन थी कि ये जो संख्या है पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में मतलब धनात्मक में इनफाइनाइट तक ये जानी चाहिए। तो ये संख्या 0 से स्टार्ट होगी और 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये चलती चली जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि सभी प्रत्येक परिमेय संख्या है, ये जो P/Q के फॉर्म में आप लिखे हैं, क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं, ठीक। कैसे नहीं होती हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि आप सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं थी जो इसमें संख्याएं हैं। तो आप इसे ये तो कह सकते हैं कि अब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं इसमें है ही, सभी पूर्णांक संख्याएं तो पहले है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक की संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक की संख्याएं भी होती है, साथ साथ शून्य भी होता है। तो इसमें शून्य तो है, धनात्मक की संख्याएं भी है, लेकिन ऋणात्मक की संख्याएं नहीं है। साथ साथ उसमें और भी कौन सी संख्या नहीं है, यानी कि बटे के फॉर्म में, यानी कि 2/3 ये इसमें संख्याएं नहीं मिलेंगी आपको। 1/5 ये भी संख्या आपको नहीं मिलेगी। 3/7 ये भी संख्या आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक। ये कथन आपका असत्य हो गया।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको न समझ में आया हो तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।